ले लो। पहले तो मैं कह देता हूं कि भाजपा इतनी अच्छी पार्टी है कि जहां उनकी सत्ता नहीं बनती है वहां वो हॉर्स ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो इतनी अच्छी पार्टी है भाजपा की, सत्ता ना बनाने के चक्कर में भी हॉर्स ट्रेडिंग कर लेते हैं। अब मुख्य बात आ जाती है डुबकी। तो मुझे लगता है कि आज ये युवा पैनल है और शुरुआत होनी चाहिए जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि युवा का दूसरा नाम अगर एनर्जी, ऊर्जा और जोश कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा। और सब जाने पहचाने ये चेहरे भले ही युवा हैं, लेकिन अच्छा राजनीतिक इनका भी सफ़र रहा है, काफ़ी लंबे अरसे से ये कार्य कर रहे हैं। और ये जो पैनल है इसमें हम बात करेंगे युवाओं की, युवा राजनीति की, और इनकी क्या भागीदारी है समाज में और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये क्या कर रहे हैं। तो एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां। और अब सवालों की शुरुआत करते हैं। मितेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि अभी हाल ही में जब मैं न्यूज़ दे रही थी, माइक नहीं, एक मिनट सर, थैंक यू माइक। मितेंद्र जी, अभी जब बुलेटिन हम पढ़ रहे थे, मैंने देखा उसमें कि मशाल रैली का आयोजन किया गया था कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी की जो उनकी सदस्यता निरस्त की गई है उसका विरोध आप कर रहे थे। तो क्या लगता है जिस जोश और खरोश के साथ आपको मैंने वहाँ पर बेबाकी से बोलते हुए देखा, यही वोट बैंक में क्या तब्दील हो पाएगा? पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगा IBC चैनल का कि आपने मुझे बुलाया और अपनी बात युवाओं के बीच में रखने के लिए ये स्थान और ये मंच दिया। धन्यवाद। आपने बात की रैली की, वो लोकतंत्र बचाओ रैली थी और साथ में उसका मैसेज ये भी था कि अगर कोई संसद में ये पूछ रहा है कि 20,000 करोड़ कहाँ से आए अडानी जी के पास, अगर उस चीज़ के लिए हमें सदस्यता को निरस्त करना पड़ेगा तो ये लोकतंत्र की हत्या है। आज जिस तरीके से हर एक व्यक्ति लोकतंत्र की आवाज़ जहाँ जहाँ उठाने की बात कर रहा है, वहाँ पर ED से लेके CBI हर एक तरीके से उस आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। तो हमारा एक प्रयास था, एक कोशिश थी कि युवाओं को जागरूक किया जाए और बताया जाए कि ये आपके भविष्य की लड़ाई है, क्योंकि संविधान बचेगा तो आपका हक बचेगा। तो एक उद्देश्य जो उस दिन रैली का था, एक सिंपल सवाल जो हर एक युवा को पूछना है कि ये 20,000 करोड़ कहाँ से आए। ठीक है देवेंद्र जी, 20,000 करोड़ कहाँ से आए, सीधा सवाल है। और नौबत यह आ गई कि लोकतंत्र बचाने की कोशिश की जा रही है अब तो। देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि 20,000 करोड़ कहाँ से आए ये तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि इसकी अगर कोई जानकारी देगा तो वो अडानी ग्रुप देगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई विषय है ही नहीं। कंपनी अडानी की है, पैसे अडानी के हैं, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आया, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये मुझे लगता है कि जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ लोग चलाते हैं वो हर साल अपने इन्वेस्टमेंट का ब्यौरा सेबी को भी देते हैं, भारत की सरकार को भी देते हैं और रिजर्व बैंक को भी देते हैं। तो 20,000 करोड़ का जो विषय है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर पूछना है तो सूचना के अधिकार में अडानी से पूछें। इसमें भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का तो कोई विषय है ही नहीं। दूसरी बात रही लोकतंत्र बचाने की, तो ये सामने जितने राजनेताओं की तस्वीर हमें दिखाई दे रही है जिन्होंने इस संविधान को गढ़ा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि संविधान इतना मजबूत है कि संविधान को कोई हिला नहीं सकता। ये तो केवल और केवल राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है जिस विषय को लेकर, उस विषय से ध्यान भटकाने की कोशिश है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र अगर खतरे में होता तो आज जिस तरीके से हिंदुस्तान आज काम कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में आज भारत की साख एक अलग तौर पर देखी जा रही है, वो अविस्मरणीय। और आज भारत के बाहर अगर आप प्रवासी भारतीयों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि भारत कितना आगे बढ़ रहा है। और अगर बात कर रही है कि भारत को अलग तरीके से ही देखने की कोशिश करना है, अलग चश्मे से ही देखने की कोशिश करना है, तो वो सबको अपना अपना अधिकार है, अलग अलग चश्मे से जिस तरीके से देखना वो देख सकते हैं। तुष्मल जी, हमेशा से ही बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगते आए हैं और आप युवा नेता उस दृष्टि से कि जहां पर बीजेपी काम नहीं कर पा रही वहां ईडी भेज देती है, या फिर देखिए अब राहुल गांधी ईडी अडानी की बात करते थे तो उनकी जो सदस्यता है वही निरस्त कर दी गई। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को और इस कार्यक्रम को दोनों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन चारों को, हम चारों को बहुत अच्छा मंच प्रदान किया जिससे हम अपनी बात आप सबके समक्ष रख पाएँ। लोकतंत्र भारत का इतना मजबूत है कि वो कभी खतरे में नहीं आ सकता है। जब वो 1975 की इमरजेंसी से निकल के आ गया तो वो किसी एक सांसद की संसद सदस्यता समाप्त करने पर खतरे में नहीं आएगा। हाँ, वो खतरे में तब आ सकता है
जब देश के सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर ये कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो भारत की बदनामी जब आप वहाँ करते हैं तब आपका लोकतंत्र खतरे में आता है। 350 से ज़्यादा सीट जीतकर 22 राज्यों में सरकार चलाकर दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बनकर अगर आप देश के लोकतंत्र के बारे में या उस नेता के बारे में कहते हैं ऐसी बात, तो निस्संदेह राजनीति में मुद्दों की कमी है और आपको नए मुद्दे ढूंढकर भाजपा को घेरने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी, अब देखिए हमारे साथ मनीषा भी यहाँ पर मौजूद हैं। मनीषा जी, हमेशा आम आदमी पार्टी भी कहती है कि बीजेपी का काम है मुद्दों से भटका देती है वो, और इसलिए इस तरह की राजनीति वो करती है, और वही कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने का काम तो विपक्षी पार्टियां करती है। थैंक यू सो मच आकांक्षा जी। बेसिकली अभी जैसा मैंने सुना, देवेंद्र जी ने बोला, तुष्मल जी ने भी बोला कि ये जो संविधान की रक्षा है वो बहुत मजबूत है, मतलब संविधान बहुत मजबूत है, उसको हमें बचाने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरा एक सवाल भी है और उसमें जवाब भी है कि ये तभी लोकतंत्र खतरे में आया था जब ये सरकार बेचने और ख़रीदने का भी काम किया जाता है। पहला नंबर ये था। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप बात कर रहे हैं कि अडानी का जो भी पैसा है, आप हर दूसरे विपक्षी नेता को तो बड़ा टारगेट कर लेते हैं, उनसे बड़े सवाल कर लेते हैं, उनके जवाब आपको मांगने होते हैं, उनके घर में समन पहुंच जाता है विदाउट एनी प्रूफ। देन वाई आप अडानी पे जब आते हैं तो आप ये क्यों बोलते हैं कि आपके मित्र हैं, जिनके मित्र हैं उनसे बात करें। वैसे तो देखा जाए, पता नहीं कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन वो सबसे अच्छे मित्र तो मोदी जी के ही कहलाते हैं। चलिए, देखिए मनीषा जी ने सीधा आरोप लगाया है तुष्मल जी कि मुद्दों के हिसाब से राजनीति कर रही है बीजेपी। देखिए, अडानी जी भारत के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मैं आपको उनके बारे में बता दूं, शायद तब मोदी जी ना गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना भारत के प्रधानमंत्री थे। 1984, अगर मैं सही हूँ तो 1984 में अडानी जी करोड़पति बन चुके थे और 1984 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस प्लास्टिक बनाने में काम आता है। इसके सबसे बड़े इंपोर्टर अगर उस समय देश में कोई थे तो वो गौतम अडानी जी थे, और उसको जिस सरकार ने अनुमति दी थी वो गुजरात की कांग्रेस की सरकार थी, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। 1994 में गौतम अडानी जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े कोल ट्रांसपोर्टर बन गए थे, कोल के ओवरबर्डन का काम करने वाले इंडस्ट्रीज बन गए थे। 1994 में भी बीजेपी नहीं थी, ना गुजरात में थी ना भारत में थी। तो किसी एक व्यक्ति, गौतम अडानी जी 2014 के बाद बिजनेसमैन नहीं बने हैं, गौतम अडानी जी शुरुआत से बिजनेसमैन रहे हैं। और देखिए कितना रिलेवेंट मुद्दा है ये अडानी की। हम लोग आज यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्वालियर चंबल की, लेकिन चर्चा यहाँ पर अडानी की निकल रही है। देवेंद्र जी, अगला सवाल मेरा आपसे। ग्वालियर चंबल संभाग में इस वक्त IBC 24 जनसंवाद लेकर के आया है। अगर युवा राजनीति की बात करें तो कहाँ पर आप देख रहे हैं युवा राजनीति की? और बड़े बड़े नेता मंत्री जब आते हैं मंच पर तो कहते हैं कि युवाओं को मौका जरूर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। देखिए, मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ कि आप कहाँ इंगित कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि युवाओं को मौका भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा दिया जाता है, और जिस प्रकार से आपने युवा की बात की है, हम मंच पर हैं, निश्चित तौर पर हम पीछे हमारे पिता का बैकग्राउंड है, इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूँ। और आप जो कहना चाहती है वो चाहती है कि परिवार है तो युवा को कैसे मौका मिलेगा। आपने शब्द नहीं लिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। निश्चित तौर पर हम तीनों को ले लें तो राजनीतिक परिवार से आते हैं, मनीषा जी नहीं आती हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप हम लोगों के जीवन को भी देखेंगे, चाहे मैं हूं, चाहे मितेंद्र, चाहे तुष्मल जी हों, हम सब काम करके आगे आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर ऐसी बात कई बार आती है कि अगर राजनेताओं के बच्चे अगर राजनीति में होते हैं तो युवाओं का कहीं ना कहीं ऐसा उनको लगता है कि उनको मौका नहीं मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप काम कीजिए, काम अगर पार्टी का करेंगे और फल की अगर आप चिंता करेंगे तो जीवन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप राष्ट्र के प्रति काम कीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ 2009 से, और 9 से लेकर एक बार प्रदेश कार्य समिति का सदस्य मैं रहा हूँ और एक बार मितेंद्र रहे हैं। और हमारी तुलना में अगर आप देखेंगे तो पद की दृष्टि देखेंगे तो मितेंद्र की दृष्टि सबसे ऊपर है, उसके बाद मनीषा जी की आती है। तो मैं यही कहूँगा कि हम सब काम करें, और अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको मौका भी मिलेगा। आज अगर युवाओं की आप बात करें तो आज कांग्रेस पार्टी है, निश्चित तौर पर युवाओं को मौका दे रही है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में जब शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री बने वो युवा ही थे, आज 20 साल मुख्यमंत्री रह लिए। मेरे पिता सर, वही तो सवाल है कि जब युवा थे तब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अभी अगर 30 साल उम्र की अगर बात की जाए तो ना ही ज़्यादा बीजेपी में हमें विधायक दिखते हैं ना ही कांग्रेस में।
दोबारा सर जब 30 साल की उम्र के, जैसे आपने बताया कि उसी दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ना बीजेपी में और ना ही कांग्रेस में 30 साल जिनकी उम्र है, कोई विधायक उस उम्र का तो दिखता ही नहीं है। अब देखिए, समय और परिस्थिति बदलती है। अगर नेतृत्व भी डेवलप होता है तो ऐसा तो नहीं है कि 4-5 साल के अंदर हो जाता है। शिवराज जी जब उस समय मुख्यमंत्री बने तो वो ऑलरेडी सांसद रह चुके थे, 4 बार के सांसद थे, 1 बार के विधायक थे, राष्ट्रीय महासचिव थे। पार्टी में बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने काम किया और आगे जाकर पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो निश्चित तौर पर आप समय को अगर देखेंगे तो आज भी कोई ना कोई युवा तैयार हो रहा होगा जो आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालेगा। समय का इंतजार करना चाहिए और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा युवा से कि हम निस्वार्थ भाव से अगर किसी भी संस्था से जुड़े या पार्टी से जुड़े, अगर आप जुड़कर काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा काम करने का मौका जो भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है, मुझे लगता है और किसी दल में नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हम वार्ड अध्यक्ष से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जब चुनते हैं तो JP नड्डा जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, मोदी जी हों, ऐसे बहुत नाम, मैं किस किस का नाम लूँ, मैं पिता का नाम लूँ या मुरली मनोहर जोशी जी का नाम लूँ, अडवाणी जी का नाम लूँ, अटल जी का नाम लूँ, बहुत बड़ी एक श्रृंखला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को उस समय मौका दिया। और आज वो अगर आज नेशनल स्तर पर आप देखेंगे तो आज वो युवा ही हैं जो आज भारतीय तो जनता इस बार पार्टी क्या की कमान विधानसभा संभालते हैं। चुनाव में आपको मौका मिल रहा है क्या? टिकट की दावेदारी करेंगे आप? नहीं, मैं इस संबंध में तो कुछ नहीं कह सकता, ये सब पार्टी के विषय हैं। और बस इतना ही कहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी में हम काम कर रहे हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं और पार्टी के प्रति जैसी आज श्रद्धा है, जीवन के आखिरी सांस तक पार्टी के प्रति इसी श्रद्धा के साथ मरना भी चाहेंगे। थैंक यू। यानी कहा जा सकता है कि कर्म किए जा फल की प्राप्ति मत कर, इसी तरह आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं ऐसे ही सोचता हूँ क्योंकि अगर आप कुछ सोच कर जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको तकलीफ होगी, और ये सोचकर जुड़ेंगे कि काम करते जाओ, पार्टी अपने आप आपके प्रति अच्छा सोचती है। और जब मौका आएगा पार्टी अपने आप अच्छा सोचेगी कि पार्टी को क्या काम देना है, क्या नहीं देना। ये सब पार्टी के स्तर की बातें हैं, मैं यही कहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं देवेंद्र जी। और देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ज़रूर चाहेंगे कि ये भी अब प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि लगातार आप ग्वालियर के लिए काम तो कर ही रहे हैं। मनीषा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। आम आदमी पार्टी और बहुत ही कम समय में राष्ट्र पार्टी का इसे दर्जा प्राप्त हो गया, तो ज़ोरदार तालियां। और हमने अभी निगम में भी देखा कि सिंगरौली में आपने काफ़ी अच्छा काम किया, आपकी मेयर वहाँ से जीत कर आई रानी जी। लेकिन आपकी जो यहाँ पर लड़ाई है ग्वालियर में, बड़े बड़े छत्रपों से है आपकी लड़ाई। कांग्रेस है, बीजेपी है, बड़ी बड़ी जनाधार वाली पार्टी है, तो चुनौतीपूर्ण तो रहेगा। तो किस तरह से आम आदमी पार्टी सुपड़ा साफ करने की तैयारी कर रही है? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी बड़ी ही सिंपल आइडियोलॉजी पे चलती है। हमारे नेता के पास एक विजन है। अगर आपके पास कैडर है तो हमारे पास उस कैडर को तोड़ने का तरीका है। आपके पास, आप दावा ज़रूर करते हैं कि हम युवाओं को टिकट देते हैं, पर ये मैं जानती हूँ, मैं एक्चुअली कहना चाहती हूँ कि आप ये सिर्फ अपने लोगों से, जनता से क्यों कहना चाहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से क्यों कहना चाहते हैं कि कार्य करते जा, फल की इच्छा मत रख। पूछिए उन लोगों से, उन भाजपा के कार्यकर्ताओं से, उस कैडर से जिसकी आप बात करते हैं, कि वो अंदर से कितना परेशान है। नहीं अच्छा लगता युवा को हर किसी का झंडा उठाना, लेकिन मजबूरी है। और यही हमारा इस बार सुपड़ा साफ करने का तरीका होगा। और उसका कारण है क्योंकि जितना झूठ, जितना छल कपट ये भाजपा ने किया है, वो किसी ने इस देश में, पूरी दुनिया में नहीं किया। ये दावा करते हैं इस देश की, इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का, और मैं भी दावा करती हूं कि इस देश की, इस दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी होने का यही वो पार्टी है। दुश्मन जी देखिए सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सबसे बड़ी झूठी पार्टी तो है ही, और सिर्फ नेता कहते हैं कि युवाओं को मौका मिलेगा, मौका मिल नहीं रहा है। नहीं, आपने मंच प्रदान किया है बात रखने के लिए, तो निस्संदेह वो अपनी बात रखेंगी ही। और अगर मनीषा जी भाजपा की तारीफ करेंगी, ये तो आश्चर्यजनक होगा ना। तो स्वाभाविक सी बात है, वो अपना काम कर रही हैं, हम अपना। सिर्फ बीजेपी को ही आड़ो हाथों लिए, कांग्रेस, मैम कांग्रेस से मतलब सब ठीक है? नहीं, मैं किसी की तारीफ या किसी की बुराई नहीं कर रही, सेटिंग करने का प्रयास। अब मैं आपको, मनीषा जी ने कहा कि कार्यकर्ता झंडा उठाने में कष्ट कर रहा है। अभी आज ही के दिन अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का ग्वालियर में कार्यक्रम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पर जो लोग हैं, वो झंडा, मुझे पता नहीं जो कह रही हैं, ये जो कार्यक्रम है, अब आप कहेंगी कि सरकारी का, वो सब ठीक है, सुन लेते हैं, पहले सुनने की भी क्षमता रखिए ज़रा। तो ये कार्यक्रम है। दूसरा, लोकतंत्र में सबसे बड़ा पैमाना होता है जनता जनार्दन और चुनाव वाले दिन वोटिंग करना।
अगर हम इतनी ही झूठी पार्टी हैं तो 2014 में हम क्यों जीते? अगर हम इतनी ही झूठी पार्टी हैं तो 2019 में उससे बड़ी जीत हम क्यों जीते? अगर हम इतनी ही झूठी पार्टी हैं तो हम 2003, 8, 13, 18 क्यों जीते? अगर हम इतनी ही झूठी पार्टी हैं तो हमारे मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री क्यों कहे जाते हैं? उन्हें मामा क्यों कहा जाता है? उन्हें बहनों का भाई क्यों कहा जाता है? जनता उन्हें क्यों इतना प्रेम कर रही है? फिर वही बात, आरोप अच्छे लगाइए, हम भी आनंद लेंगे उत्तर देने में, आपको भी आनंद आएगा प्रश्न करने में। और वैसे भी इस समय तो आपने दिल्ली में देखा ही होगा कि ओपन टेबल करप्शन मनीष सिसोदिया जी के द्वारा मुझे किया लग ही गया। रहा था मेरा अगला सवाल भी यही था कि ठीक है, तो उसका भी अगर सिसोदिया थोड़ा जी सा जेल में क्लैरिफाई है। कर देंगे तो ठीक रहेगा, किस लेवल तक का करप्शन है, तो जनता को जानने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। और एक बात और कह देना चाहता हूँ कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की भी सरकार रही, इतने लंबे समय तक वो 5 साल मुख्यमंत्री वहाँ रहे, कभी इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर देखने को नहीं मिला कि थाने में आया हुआ आरोपी छुड़ा के ले जाए और आपकी सरकार देखती रहे। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से आपकी पार्टी में भी अपरिपक्वता है और आरोपियों का साथ देने का काम आपकी पार्टी देखिए लगातार मनीषा कर जी, रही है। बहुत चुनौतियां आपके सामने भी हैं और अभी जैसा कि आपने बताया कि अब शराब नीति के मामले में सिसोदिया जी तो जेल में ही हैं। अब केजरीवाल जी को भी बुलाया है, शायद आज जाने केजरीवाल जी वाले को भी थे। बुलाया है। मुझे डेफिनेटली पता था कि ये सवाल आएगा, तो मैं भी थोड़ा सा तो प्रिपेयर हूँ। लेकिन देखिए, अरविंद जी पे जो आरोप लगे हैं, पहले आप लोग किसी ने भी उनको प्रूफ नहीं दिया। ये उसी तरीके से बिल्कुल साबित होता है जैसे यहाँ बैठे कोई भी ये बोल दे यहाँ सामने से आके कि मैंने मनीषा जी को 100 करोड़ रुपए दिए हैं, एंड दैट इज विदाउट प्रूफ, और कल मेरे पास घर में एक समन आ जाए। आज तक उनका कोई प्रूफ नहीं है एंड बिल्कुल वो तैयार हैं, वो जाएंगे, वहां पर सवाल जवाब होंगे और हम सबको पता है कि वो बिल्कुल साफ है। तो मेरा कहना है कि ये बिल्कुल एक तरीका होता है। देखिए, सिसोदिया जी ने किया है जो भी केजरीवाल का कोई नहीं उसमें संबंध डेफिनेटली नहीं, नॉट। मुझे लगता है। नहीं, देखिए, पहली बात तो जो शराब नीति मुझे थी, लगता है मनीषा जी बता पाएंगे। मनीषा, सिसोदिया जी ने किया है क्या कुछ नहीं, गलत? देखिए, अब मैं अगर कुछ बोलूंगी तो ये बोलेंगे तो मना ही करेंगे डेफिनेटली। देखिए, बिल्कुल मनीषा अब मैं जी- आपसे एक सवाल मनीषा जी ने बहुत अच्छी बात कही, भाजपा सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, इसका प्रूफ है इनके पास। हाँ। इसलिए इनकी ये भी proof है, सर। इनके पास प्रूफ है कि भाजपा झूठी पार्टी है, लेकिन इस बात का प्रूफ सीबीआई और ईडी के पास नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी वाज इन्वॉल्वड इन दैट केस। सुषमल जी, बिल्कुल यहाँ पर बैठ के आप सबसे कहना चाहती हूँ और आपको भी बोलूंगी कि अगर मनीष सिसोदिया जी का ये जो भी आरोप लगे हैं, वो जिस दिन बोल देंगे मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, सारे आरोप क्लियर हो जाएंगे। ये मैं आपको 110% बोल रही हूँ। फिर देखिए- दूसरा, रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो ये उतना ही झूठा आरोप है जितना मैंने आपसे भी कहा कि यहाँ खड़े होकर कोई बोल दे कि मनीषा जी ने 100 करोड़ रुपए लिए देवेंद्र और जी, कल मेरे पास एक समन आ बिल्कुल, जाए। ये आरोप अक्सर बीजेपी पे लगे रहते हैं कि बीजेपी वो गंगोत्री है कि जब दूसरे दल के आते हैं पहले वो करप्ट रहते हैं, लेकिन बीजेपी में आइए, गंगोत्री में डुबकी लगाइए, पवित्र हो गए आप। इस तरह के आरोप बहुत शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा में जाकर पाप धुल जाते हैं, तो भाजपा है, क्या आपत्ति है उसमें? इसमें गलत क्या है? तो आप मेरे accept मेरे बड़े करते हैं। मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे सिखाया है ठीक है। कि देखिए, गंगा में जिनकी जाकर आप पार्टी डुबकी से लगाइए, गए आपके हैं, पाप धुल मितेंद्र जी, जाएंगे। मुझे लगता है मितेंद्र जी इससे अच्छा जवाब दे पाएंगे। इनकी ही पार्टी के बहुत सारे लोग गए, ग्वालियर चंबल के ही गए थे सर, वो ग्वालियर 30 तो संबल नहीं, देश भर में जो इनकी यूथ लीडरशिप थी, मितेंद्र जी 3rd जनरेशन है। 2nd जनरेशन को अगर आप देखेंगे तो हर स्टेट में 2-3 बड़े ऐसे नेता हैं, चाहे वो यहाँ ज्योतिराज जी हों, चाहे असम में अपने मुख्यमंत्री हों जो आज मुख्यमंत्री असम के हैं, चाहे जितिन प्रसाद जी हों, ऐसी कई लोगों की टीम है जो शायद आज अगर कांग्रेस में होते तो कांग्रेस को कुछ एक दिशा दे सकते थे, पर आज पार्टी में है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अच्छे लोग हैं, काम करने का मौका जब नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी की डगर उन्होंने चुनी। कोई, मैं ये नहीं कहूँगा करप्ट नेता थे, सब अच्छे नेता हैं। ज्योतिराज सिंधिया जी पे कौन सा आरोप है बताइए, जितिन प्रसाद जी पे कौन सा आरोप बताइए, हेमंत बिश्वा जी ने कौन सा गलत काम किया बताइए, ऐसी बहुत बड़ी फेहरिस्त है। चलिए मितेंद्र जी से पूछ लेते हैं। मैं- मितेंद्र जी, सवाल का जवाब दें उससे पहले मैं यहाँ पे जितने भी जनता भी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगी कि आपके मन में भी कोई सवाल है तो जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं तो आपके पास भी माइक जरूर पहुंचेगा IBC 24 के इस मंच के जरिए, हाथ ऊपर कीजिएगा, मैं सवाल लूंगी। अभी हाँ 1 मिनट बस मितेंद्र जी से मैं जवाब ले लूं। पहले तो मैं कह देता हूं कि भाजपा इतनी अच्छी पार्टी है कि जहां उनकी सत्ता नहीं बनती है वहाँ वो हॉर्स ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो इतनी अच्छी पार्टी है भाजपा की, सत्ता ना बनाने के चक्कर में भी हॉर्स ट्रेडिंग कर लेते हैं। अब मुख्य बात आ जाती है डुबकी, तो भैया बिल्कुल आप डुबकी लगवाइए, लेकिन पीठ पीछे मत कहिए कि इनको कैसे निपटाएं। बिल्कुल लगवाते जाओ डुबकी, लेकिन पीठ पीछे हर कोई इसी में लगाए कि हमारा मंडल नहीं बन रहा, हम इनको कैसे निपटाएं। अच्छी बात है, बुलाइए सबको, सबको डुबकी। और कभी कभी क्या होता है, डुबकी इसलिए भी लगा लेनी चाहिए,
पता चल जाता है कि मैल था भी कि नहीं था, उससे ही पता चलेगा। जब तक नहीं लगाएंगे तब तक पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस डुबकी के चक्कर में कांग्रेस पार्टी को नुकसान मैं तो वही बहुत हो बता जाता रहा है। हूँ, कभी कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ, लोगों को लगा कांग्रेस को नुकसान हुआ है। सरकार गिर गई आपकी। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, मुझे बोलने दीजिए आप, कि कांग्रेस को कभी नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जनता के दिलों में बसती है। जब इमरजेंसी की भी बात आई थी तब लोगों ने कहा था कि कांग्रेस फिर सत्ता में आई थी। सवाल यह है कि हम युवाओं की बात करें, इसके लिए बड़े नेता बैठे हुए हैं। मैं यहां ये पूछना चाहता हूं कि इन 18 साल में बिजली सड़क पे हमने बहुत बात कर ली, अब थोड़ा दिशा दीजिए। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, ये पूछिए कि युवाओं के लिए रोजगार आया कि नहीं आया।